नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने बिहार से संबंधित एक चैप्टर लेकर के आया हूं और वह चैप्टर है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस अनअकैडमी के मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग धीरे धीरे जो बिहार का इतिहास शुरू किए थे उसके अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ चैप्टर ही बाकी है। इसके बाद हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था वह बिहार से संबंधित बिहार का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, यह जो है समापन की तरफ है। तो हम लोग असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका पढ़े और इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पहले भी चर्चा किए कि तीन आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, जो अखिल भारतीय स्वरूप का था। असहयोग आंदोलन जो पढ़ चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो तीन महत्वपूर्ण आंदोलन के बाद एक दो और चैप्टर हम लोग देखेंगे। बिहार का इतिहास जो है वह समाप्त हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, और यह कुछ पॉइंट है। जैसे पहला है कारण, फिर प्रारंभ एवं विकास, फिर इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसी 3 पॉइंट को हम लोगों को समझना है। कोई भी विद्रोह या कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे कारण छुपे हुए होते हैं और उसी कारण के परिणाम स्वरूप लोग विवश हो जाते हैं विद्रोह करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। असहयोग आंदोलन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भले ही असहयोग आंदोलन असफल हो गया, लेकिन इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वह तैयार कर दिया था। मतलब एक और आंदोलन की पृष्ठभूमि इसके द्वारा निर्मित कर दिया गया था और वह 1930 में आकर के शुरू भी हो जाता है। पहले आप समझिए इसके कारण के बारे में। कारण से भी परीक्षा में प्रश्न हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो कारण में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कारण, और कारण में हम लोगों का पहला पॉइंट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन आयोग, साइमन आयोग, यह भी 1928 ही है। लाहौर, लाहौर अधिवेशन 1929, गांधी जी, गांधी जी की 11 सूत्री मांग 1930। तो यह कुछ कारण है और इसी कारण के बदौलत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ आप देखेंगे कि 4 महीने मुख्य रूप से यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे हैं नेहरू रिपोर्ट, साइमन आयोग, लाहौर अधिवेशन, गांधी जी की 11 सूत्री मांग। तो पहला है यहाँ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की विफलता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बन जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट था क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे। तो जैसे यह नेहरू रिपोर्ट लॉर्ड बेरिकन, लॉर्ड बेरिकन हेड
यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे और इन्होंने भारतीयों को यह चुनौती दे दिया था कि आप लोगों में वह क्षमता नहीं है जिसके बदौलत आप लोग भारतीय संविधान की मसवीदा तैयार कर सकते हैं, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि जो है वह तैयार कर सकते हैं। एक तरह से भारतीयों के सामने चुनौती जो है वह प्रस्तुत कर दिया गया था और इस चुनौती को यहाँ स्वीकार किया गया, इसको कि हम लोगों में वह क्षमता है जिसके बदौलत संविधान का निर्माण भी कर सकते हैं। केवल खाका उसका तैयार हम लोग नहीं कर सकते हैं बल्कि इसका निर्माण भी यहाँ पर किया जा सकता है। और इसीलिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में साथियों एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोतीलाल नेहरू इन्हीं के अध्यक्षता में दिल्ली में यह आयोजन किया गया। मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष इसलिए भी बनाया गया क्योंकि 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी मोतीलाल नेहरू ही थे। तो साथियों मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो रिपोर्ट बन करके तैयार हुआ और 1928 में यह रिपोर्ट निकल करके सामने आया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वह निर्धारित किया गया जो हम लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला लक्ष्य क्या था इस नेहरू रिपोर्ट की? पहला लक्ष्य स्वायत्त शासन। दूसरा लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य। तो प्रथम स्थान पर इसको रख दिया गया, द्वितीय स्थान पर इसको रख दिया गया। इसीलिए कांग्रेस ही इनसे नाराज हो गई। इस रिपोर्ट को मानने से कांग्रेस ने ही इनकार कर दिया। अंग्रेजों की बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि यह सीमित कर देता था, सीमित पैमाने पर अधिकार प्रदान करना। और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि हमको 100% स्वतंत्र कर दिया जाए और हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को स्वयं चलाएंगे। मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर गलती क्या कर दिया था कि इसको जो है यह प्रथम स्थान पर रखना चाहिए था और स्वायत्त शासन को दूसरे स्थान पर रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। स्वायत्त शासन को पहले स्थान पर रख दिया गया, पूर्ण स्वराज को दूसरे स्थान पर रख दिया गया। इसलिए कांग्रेस ने इसको मानने से इनकार कर दिया, मतलब नेहरू रिपोर्ट जो है वह असफल हो गया। और यही नेहरू रिपोर्ट असफल होता है और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बन जाता है। अब कांग्रेस ने यहाँ स्पष्ट किया कि नहीं, अब समय आ गया है, इस रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए कि अब समय आ गया है और एक बार पुनः आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाए और इसी रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया। तो पहला कारण यह हुआ। अब दूसरा कारण है साइमन आयोग। साइमन आयोग, सर साइमन, यहाँ पर इस आयोग का गठन जो है यह 1927 में हुआ लंदन में। 1919 के अधिनियम में जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया था उसी की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन लंदन में 1927 में किया गया साथियों। और यह द्वैध शासन पर मुख्य रूप से फोकस करने वाला था साथियों। और इसमें
द्वैध शासन के समीक्षा के लिए ही इस आयोग का मुख्य रूप से गठन जो है वह किया गया। परीक्षा में अगर हम लोगों को पूछे कि साइमन आयोग का गठन कहाँ किया गया, तो आंसर हम लोगों को देना है लंदन में। गठन कब किया गया, तो 1927 में। परीक्षा में यह पूछ दिया गया है कि साइमन आयोग भारत कब पहुंचा, तो साइमन आयोग जो है भारत 1928 में पहुंचा, या बंबई, अब मुंबई। तो यहीं पर यह आयोग उतरा था और बंबई से ही इसका विरोध जो है वह शुरू कर दिया गया। साथियों, सर साइमन आयोग अध्यक्ष थे, इसलिए इनके नाम पर साइमन आयोग जो है वह नाम रख दिया गया। 6 सदस्यीय यह आयोग जब भारत आया, सभी जगह काला झंडा दिखलाया गया। साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया, क्योंकि यह आयोग जो था वो तो भारत के भाग्य का निर्धारण करने के लिए आया था। भारत के भाग्य का निर्धारण करने के लिए यह आयोग भारत आया और किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो भारत के बारे में यह लोग कुछ जानते ही नहीं थे, न भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते थे, न राजनीति की स्थिति के बारे में जानते थे, न यहाँ के लोगों से मिले थे पहले कभी, और आ गए भारत के भाग्य का निर्धारण करने के लिए। इसीलिए विरोध किया गया। फिर भी इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत कर दिया और साइमन आयोग का रिपोर्ट 1928 में आया। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और वही बात हुआ कि फिर समय आ गया है, आंदोलन को चलाया जाए, और इसी रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वह कर दिया गया। परीक्षा में पूछा जाता है कि साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया, तो साइमन आयोग का विरोध भारत में इसलिए किया गया क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। योग्य व्यक्ति अगर इनके नजर में नहीं थे कि भारत में कोई योग्य व्यक्ति जो है वह नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का उपराज्यपाल बनाया था। शंकरन नारायणन को कार्यकारिणी परिषद में जगह दिया गया था। तो इन्हीं लोगों के अनुसार वह महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वह लोग विद्वान व्यक्ति थे, तो उन लोगों को कम से कम सदस्य बनाया जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने सदस्य नहीं बनाया और इसीलिए सभी जगह भारत में इसका विरोध हुआ और यह दूसरा कारण बन गया इस आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब यहाँ है लाहौर अधिवेशन, यह कारण है और एक सहायक तत्व भी आप कह सकते हैं, जिसके चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरू किया गया। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभी तरह के परीक्षा में लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछ दिया गया है। कांग्रेस का जो प्रत्येक साल वार्षिक अधिवेशन होता था, उसी का एक कड़ी था यह, और यह कड़ी क्या था कि लाहौर में यह अधिवेशन 1929 में हुआ, रावी नदी, इसी नदी के किनारे, और यह ऐतिहासिक अधिवेशन था क्योंकि यहाँ पर कुछ निर्णय जो है वह लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संपन्न। यह ऐतिहासिक अधिवेशन इसलिए है कि कई सारे निर्णय जो है इस अधिवेशन में लिया गया, और आपको याद रखना है यहाँ पर इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पहली बार क्या मांग किया गया? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज।
यही कॉन्सेप्ट जो है यह पूर्ण स्वराज का अब यहाँ पर ला करके प्रस्तुत कर दिया गया कि हम लोगों को अब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लोग किसी भी बात पर समझौता जो है वह नहीं कर सकते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया, तो यह लाहौर अधिवेशन था। दूसरा, अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। अब जो विरोधी लोग हैं, जो कांग्रेस के विरोध करते हैं, उनके अनुसार पिता और पुत्र मतलब उत्तराधिकारी की शुरुआत जो है वह यहीं से हो जाता है, क्योंकि पहले मोतीलाल नेहरू थे और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वह निकल करके सामने। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो घोषित ही किया गया। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि पहले भारत को स्वतंत्र करना था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस। और यह परंपरा 1930 से शुरू हुआ, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस जो है वह मनाया गया। तो यह भी बहुत बड़ी देन जो है इस ऐतिहासिक अधिवेशन का माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मंच से पहली बार, यह जो रावी नदी देख रहे हैं, इस रावी नदी के तट पर तिरंगा, यह पहली बार तिरंगा जो है वह फहराया था। तो यह सभी कार्य लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन में ही किया गया था। और यह कारण क्यों बना, यह लाहौर अधिवेशन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्यों बना, क्योंकि इसी अधिवेशन में यह निर्णय ले लिया गया कांग्रेस के मंच से स्पष्ट रूप से कि अब गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मतलब यहीं पर इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। हम लोग गांधी जी आप में विश्वास व्यक्त करते हैं और आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देशन में हम लोग आंदोलन चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लाहौर अधिवेशन भी महत्वपूर्ण कारण बन गया और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरू हो जाता है। देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा किए कि गांधी जी जो थे वह समझौतावादी नीति के समर्थक थे। वह बेवजह सरकार को भी कष्ट देना नहीं चाहते थे और बेवजह किसी भी तरह की परेशानी खड़ा नहीं होने देना चाहते थे। वह चाहते थे कि अगर समझौता हो जाए, मेल मिलाप हो जाए और भारत के हित में कुछ निकल करके सामने आ जाए तो वहां पर बात जो है वह मान लेना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी की 11 सूत्री मांग, यह अंतिम प्रयास था। गांधी जी ने समझौतावादी नीति को अपनाते हुए 11 प्रकार की मांग सरकार के समक्ष रखा कि अगर सरकार यह बात मान लेती है तो हम लोग आंदोलन को नहीं चलाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है 11 सूत्री मांग। लेकिन सरकार ने गांधी जी की इस मांग को मानना तो दूर की बात, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। गांधी जी का यहाँ पर कथन है कि मैंने रोटी मांगा था,
बदले में मुझे पत्थर मिला। परीक्षा में अगर पूछ दे यह कथन गांधी जी का किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह कथन जुड़ा हुआ है कि मैंने रोटी मांगा था, बदले में मुझे पत्थर मिला, और इसके बाद जो है यह आंदोलन शुरू कर दिया गया। कुछ पॉइंट आपको 11 में से ध्यान में देना होगा जो गांधी जी ने मांग किया था। जैसे मान लीजिए कि 11 सूत्री जो मांग है गांधी जी का, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण था, जैसे नमक कर की समाप्ति, यह नमक कर समाप्त किया जाए, और यही मुख्य मुद्दा बन गया था इस आंदोलन का, नमक कर। क्योंकि सरकार यहाँ अधिक से अधिक कर लेती थी और सभी लोगों से लिया जाता था और इससे बहुत अधिक लाभ होता था। गांधी जी का कहना था कि समुद्र हमारा है तो नमक भी हमारा ही है, हम भारतीयों का है, तो इस पर आपको किस प्रकार का हम लोग कर देंगे। तो नमक कर की समाप्ति इसमें शामिल किया गया था। मादक पदार्थ पर प्रतिबंध, मतलब शराब वगैरह जो बिक्री किया जाता था उस पर प्रतिबंध जो है वह लगाना था। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, राजनीतिक जो बंदी थे की रिहाई, उनको रिहा करना था। तो यह भी इस 11 मांग में जो है वह शामिल था। सैन्य खर्च में कटौती, सैन्य खर्च में कटौती, जो कर लगाया जाता था आयात और निर्यात कर, तो कर में समानता, कर में समानता, कर में समानता का मतलब है कि भारत से जो माल ब्रिटेन जाता था उस पर नाम मात्र का कर लगता था, उधर से भी आता था तो नाम मात्र का कर लगता था, लेकिन यह अंग्रेजों के लिए था, भारतीय व्यापारियों के लिए नहीं। इसीलिए गांधी जी का कहना था कि इसमें समानता लाया जाए या सभी लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाए, छूट दे दिया जाए। तो यह कुछ गांधी जी का 11 सूत्री मांग में से कुछ महत्वपूर्ण मांग था, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने यह कहा, और इसी को आधार बना करके यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरू कर दिया गया। साथियों, इस आंदोलन का कार्यक्रम भी बहिष्कार और स्वदेशी था, यह पहले से चला आ रहा है और यहाँ पर भी उसी को अपनाया गया। बहिष्कार करना है विदेशी वस्तुओं का और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यही कारण था। इस कारण को आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभ एवं विकास। और इसी प्रारंभ एवं विकास में बिहार में और बिहार के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर दिया था। तो साथियों, कारण आप लोगों ने समझ लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो केंद्र स्तर पर कारण था वही जो है वह बिहार में भी कारण था, और इसी तरह से मिला करके अगर मुख्य परीक्षा में आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रारंभ एवं विकास। जब गांधी जी की 11 सूत्री मांग को नहीं माना गया तब गांधी जी आंदोलन करने के लिए विवश हो जाते हैं, और गांधी जी क्या करते हैं, 78 व्यक्ति
78 व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। चुनाव का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि यह इनके नजदीकी थे। लाखों लोग गांधी जी के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन गांधी जी जानते थे कि इतने लोगों को लेकर के अगर चला जाएगा 200 मील दूर तो हो सकता है इसमें हिंसा शामिल हो जाए। इसीलिए उन्होंने 78 ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जो किसी भी परिस्थिति में हिंसा का पालन नहीं कर सकते थे। वह अपने प्राणों का न्यौछावर कर सकते थे, लेकिन हाथ नहीं उठा सकते थे, हथियार नहीं उठा सकते थे, हिंसा का सहारा नहीं ले सकते थे। तो उन्हीं 78 लोगों का यहाँ पर चुनाव किया गया और गांधी जी 12 मार्च, यह डेट याद रखना है, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 में साबरमती से कहां के लिए? दांडी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछे कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से किया, तो साबरमती से किया। दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया गया? तो 12 मार्च 1930 में किया गया। कितने व्यक्तियों को साथ में लेकर के गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था? तो 78 व्यक्तियों को साथ में लेकर के गांधी जी ने दांडी की यात्रा जो है वह शुरू कर दिया था। तो इस रूप में कोई भी परीक्षा में प्रश्न पूछे तो आपको जवाब जो है उसी। तो साथियों, 78 व्यक्तियों को लेकर के गांधी जी प्रस्थान करते हैं और मैंने यहाँ कहा यहाँ से यह 3 प्रश्न जो है वह बनता है। अब इस दांडी मार्च के समय में बिहार का कौन व्यक्ति शामिल था? तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, गिरिवर धारी चौधरी, इनको कारो बाबू भी कहते हैं, कारो बाबू। यह इस दांडी मार्च में बिहार की तरफ से शामिल थे। अगर हम लोगों को परीक्षा में पूछ दे कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की शुरुआत किया था उसमें बिहार का कौन से महान पुरुष शामिल थे, तो यही कारो बाबू जो थे वह शामिल थे, जिनका मूल नाम है गिरवरधारी चौधरी। तो यह दांडी मार्च से हम लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और यहाँ पर 6 अप्रैल हो जाता है, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंच गए। दांडी जो है ना, गुजरात के नवसारी जिला में है, नवसारी, इसी जिला में है यह दांडी। और यहाँ पहुंच करके नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंच करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून का उल्लंघन किया और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो परीक्षा में पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यह आंसर देना है, न कि यह दांडी मार्च के लिए यह जो है 12 मार्च 1930 प्रसिद्ध है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 में होता है। तो यह तो अखिल भारतीय स्तर पर हुआ था। अब इसका प्रभाव जो देखा गया, लगभग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था
और इसका प्रभाव जो है वह बिहार पर भी पड़ा और बिहार में भी इस आंदोलन में आम जनता ने, महिलाओं ने, बच्चों ने मुख्य भूमिका निभा दिया था। तो बिहार के संदर्भ में अब हम लोग को चर्चा करना है। भारत के संदर्भ में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर यह नहीं फैला, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रांत है, पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यह सभी जगहों पर इस दक्षिण भारत में भी केरल, तमिलनाडु, उस क्षेत्र में भी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह चला था, जबरदस्त रूप में चलाया गया था। तो यहाँ पर हम लोग बिहार के स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ केंद्र स्तर पर, तो बिहार में 15 अप्रैल 1930 में यह शुरू हुआ। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख नेता थे और 15 अप्रैल 1930 में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सारण जिला है, इसी सारण में नमकीन मिट्टी से नमक, चूंकि बिहार जो है समुद्र तटीय इलाका नहीं है, इसका स्थलीय भाग समुद्र से स्पर्श नहीं करता है, तो यहाँ नमक बनाने के लिए समुद्री तट नहीं था, इसलिए सारण के लोगों ने नमकीन मिट्टी से नमक बना करके इस आंदोलन के अंतर्गत नमक कानून का उल्लंघन कर दिया और आंदोलन की शुरुआत कर दिया। तो यहाँ से यह शुरू हो गया। 16 अप्रैल की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल 1930, एक और डेट है 16 अप्रैल 1930, नखास पिंड, पटना के समीप। नखास पिंड नामक स्थान पर भी नमक कानून का उल्लंघन करके और आंदोलन को शुरू कर दिया गया। यहाँ नखास पिंड में जब आंदोलन को शुरू किया गया तो इसको क्या कहते हैं? नखास पिंड आंदोलन। इस नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया। साथियों, नखास पिंड जो है आंदोलन कहा गया, नारा दिया गया, नखास पिंड चलो का नारा यहाँ पर दिया गया था। एक नाम आएगा यहाँ पर, चर्चित व्यक्ति का नाम, और वह नाम है तो नखास पिंड में नखास पिंड आंदोलन कहा गया और नखास पिंड चलो का नारा दिया गया। यहाँ की यात्रा एक चर्चित व्यक्ति करने के लिए निकलते हैं और इनका नाम था राम वृक्ष बेनी पुरी, जो प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी है, साहित्यकार के रूप में भी। तो यह नखास पिंड की यात्रा करने के लिए निकले, लेकिन सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो बिहार के संदर्भ में यह पॉइंट जो है हम लोगों को निश्चित रूप से यहाँ पर याद रखना है। साथियों, अब यह आंदोलन जो है धीरे धीरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगा था। सारण के साथ चंपारण की बात करेंगे, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सभी क्षेत्रों में देखते देखते यह विद्रोह तेज गति से फैल जाता है। यहाँ पर हम लोग यह करेंगे कि सारण से यह शुरू हुआ और
बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में यह विद्रोह तेज गति से जो है वह फैल जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि इस क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया, तो वह आपको यहाँ देखना होगा। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूं दरभंगा। दरभंगा की अगर हम लोग बात करें तो सत्यनारायण, सत्यनारायण सिन्हा यह थे। सारण गिरीश तिवारी, गिरीश तिवारी। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर कनकधारी, कनकधारी सिन्हा रामदयालु सिंह। यह लोग मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मुंगेर, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह ने पटना जगत नारायण, जगत नारायण लाल। तो इन लोगों ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वह प्रदान किया था। और आप देख रहे हैं कि जो बिहार के मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तो यह आंदोलन जो है वह तेज गति से साथियों फैल गया। अब कुछ अन्य बात जो है इसमें हम लोग शामिल करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वह ले सकते हैं, वैसे आपको याद हो रहा है। चूंकि इसको मिटा करके हम लोग कुछ अन्य तथ्य को इसमें शामिल करेंगे, तब जा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों को हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चूंकि यह पॉइंट है, यह सब तथ्य है और यह आपको याद रखना होगा। यह भारत के संदर्भ में, तो यह बिहार के संदर्भ में, यह भी बिहार के संदर्भ में, और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। परीक्षा में अगर पूछ दे कि किसके नेतृत्व में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था, जैसे केंद्र स्तर पर गांधी जी के नेतृत्व में, तो वह नाम आएगा अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण। इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया गया था और आंदोलन जो है वह शुरू कर दिया गया था। साथियों, यहाँ पर बालकों ने भी, बच्चों ने भी इस आंदोलन में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया था। केंद्र स्तर के समान ही बिहार में भी दिखलाई पड़ता है। जैसे बच्चों की, लड़कों की बानर सेना, बानर सेना यह बनाया गया। लड़कियों की माजेरी सेना, माजेरी सेना। और इन लोगों ने किसके माध्यम से, प्रभात फेरी निकाल करके, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी के माध्यम से इसके माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया था। गांधी जी ने आह्वान किया था
कि मादक पदार्थों का मतलब मदिरा का या उससे संबंधित अन्य जो मादक पदार्थ है उसके उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना। तो बिहार में ताड़ी का वृक्ष, आप समझते हैं, जो ताड़ी लोग पीते हैं एक तरह से उसको मदिरा के रूप में ही माना जाता है। तो ताड़ी का वृक्ष बहुत अधिक संख्या में था। लोग गुस्से में थे अंग्रेजी सेना के, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। इसीलिए यहाँ बिहार में दूसरा पॉइंट क्या आता है, ताड़ी के वृक्ष को काट देना। ताड़ी के वृक्ष को काट कर आंदोलन में साथ दिया गया। आंदोलन में साथ दिया गया। तो यह विरोध जताने का एक नया तरीका भी यहाँ पर था और यह बिहार में हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। यहाँ पर एक और बात करेंगे जो इस बार बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी में पूछा जा सकता है, चौकीदारी कर। बिहार में चौकीदारी कर लगता था। चौकीदारी कर आंदोलन, यह सीधे सीधे पूछ सकता है कि बिहार में चौकीदारी कर किस आंदोलन से संबंधित था। तो यह चौकीदारी कर जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। बिहार में आम लोगों से चौकीदारी कर लिया जाता था और यह चौकीदारी कर इसलिए लिया जाता था कि यह चौकीदार को माना गया कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको नियुक्त किया गया था, रखा गया था। लेकिन ऐसा बात नहीं था। यह चौकीदार लोग जो थे ना, यह खुफियागिरी का कार्य करते थे। अपने भारतीयों के खिलाफ ही खुफियागिरी का कार्य अंग्रेजों के लिए संपन्न करते थे और कर जो है वह आम जनता को देना पड़ता था। तो चूंकि यहाँ पर सभी जगह नमकीन मिट्टी वाला क्षेत्र भी नहीं था, इस सभी जगह नमकीन मिट्टी से नमक बना करके गांधी जी के इस आंदोलन में साथ दिया जाए। इसीलिए इन लोगों ने इसको भी मुद्दा बना लिया कि चौकीदारी कर जो है अब बिहार में नहीं देना है और इसी के माध्यम से गांधी जी का साथ देना है। तो सीधा क्वेश्चन रहेगा, चौकीदारी कर आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सभी क्षेत्रों में लगभग यह चलाया गया था। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूं दरभंगा, यहाँ पर ज्यादा सक्रिय था, भागलपुर, चंपारण, सारण, यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार के आंदोलन जो है द्रुत गति से, तेज गति से चलाया गया था। तो एक पॉइंट यह भी यहाँ निकल करके सामने आता है, नंगा हड़ताल। अब दूसरा यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं इतिहास में नंगा हड़ताल। जैसे 1857 के विद्रोह में लोटा विद्रोह जुड़ा हुआ है। जो पूछ दे कि लोटा विद्रोह किस विद्रोह का अंग था, तो 1857 के विद्रोह का, जो मुजफ्फरपुर में किया गया था। उसी तरह से नंगा हड़ताल किस आंदोलन से प्रेरित था या किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कहां पर हुआ, तो छपरा, छपरा जेल, यहीं पर यह किया गया था। छपरा जेल के कैदी जो थे, कैदियों को पहले वस्त्र जो दिया जाता था वह विदेशी वस्त्र था। इन लोगों ने गांधी जी का साथ देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि बाहर में लोग जो थे वह अनुरोध कर रहे थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, और जो जेल में थे वह जानते थे कि हम लोगों को तो यहाँ पर हत्या भी कर दी जा सकती है, मार भी दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग जेल में बंद हैं, निहत्थे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी राष्ट्रवादियों ने, बिहार के राष्ट्रवादियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, और जब उनको वस्त्र नहीं दिया गया तो उन्होंने नग्न रहने का निश्चय किया, वस्त्र विहीन रहने का निश्चय किया, जिसको इतिहास में नंगा हड़ताल के नाम से संबोधित किया गया कि जब तक आप हमें स्वदेशी वस्त्र नहीं देंगे हम लोग नग्न ही रहेंगे और नग्न रह करके हड़ताल करेंगे। इसीलिए इतिहास में नंगा हड़ताल के नाम से इसको संबोधित किया गया। अंततः सरकार को यहाँ झुकना पड़ा और इन लोगों को स्वदेशी वस्त्र जो है वह दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार तो यहाँ पर झुकी, और यह परिणाम था एकजुटता का, यह परिणाम था अदम्य साहस का, यह परिणाम था समानता का और सोच का कि इस स्तर से अंग्रेजी सरकार को निश्चित रूप से झुकाया जा सकता है। तो साथियों, यह नंगा हड़ताल जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से आकर के जुड़ जाता है। अब यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी, महिला गांधी जी ने 3 आंदोलन अखिल भारतीय स्तर का चलाया, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें सबसे ज्यादा मुक्तिदायी, महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन कौन था? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, भारत के इतिहास में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मुक्तिदायी आंदोलन जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। महिलाएं यहाँ 4 दीवारी से बाहर निकलती है, लिखा हुआ बिपिन चंद्र की पुस्तक में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि भारत की संस्कृति है कि महिलाएं बाहर नहीं निकलती है घर से उस समय, और निकलती है तो पर्दा करके, घूंघट निकाल करके, और जिनकी शादी तुरंत हुआ रहता है, नई नई रहती है वह दुल्हन के रूप में, वह तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकती है। लेकिन गांधी जी ने यहाँ आह्वान किया तो यहाँ बच्चे भी निकल करके सामने आ गए, लड़के और लड़कियां जो छोटे छोटे थे, और महिलाएं भी यहाँ निकल करके आ गए जिनका शादी तत्कालीन हुआ था। और गांधी जी ने जब आंदोलन 6 अप्रैल को शुरू कर दिया और उसी दिन किसी की शादी हुई थी, उसके एक दिन पहले हुई थी, वह महिलाएं भी 4 दीवारी से बाहर निकल करके आ गई और गांधी जी का साथ दिया। इसीलिए कहा गया है कि यह सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन था। इन लोगों को करना क्या था कि दुकान के सामने बैठ जाना था, उस दुकान के सामने जहां पर विदेशी वस्त्र जो है वह बेचा जाता था, जहां पर विदेशी वस्तुएं जो है वह बेची जाती थी। इन लोगों को उस दुकान के सामने बैठ जाना था जहां पर मादक मदिरा पदार्थ आदि की बिक्री किया जाता था, और जब लोग आते थे तो उनसे कर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया जाता था कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, आप विदेशी वस्तु नहीं पहनिए, स्वदेशी को अपनाइए, आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं कीजिए, यह स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक है। और इस कार्य में महिलाओं ने बाखूबी रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन जो है वह कर दिया था। प्रभावती देवी का नाम यहाँ पर आता है, सरला देवी का नाम आ जाता है, और रामप्यारी देवी जो भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह लोग शामिल थे, भगवती देवी, इन लोगों ने महिलाओं का बिहार में एक तरह से नेतृत्व किया था और अधिक समय तक इस आंदोलन को आगे लेकर के चलने का इन लोगों ने प्रयास किया।
तो इस स्तर पर बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को साथियों शुरू किया गया था और यह बहुत हद तक असहयोग आंदोलन से जब आप तुलना करेंगे तो बहुत हद तक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में माना गया। इसमें आम जनता के साथ साथ सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग शामिल थे और कुछ लोगों ने एक एक करके अलग अलग संगठन को भी स्थापित किया था और वह संगठन में मुख्य रूप से और कई शाखाएं जो है वह बिहार में खोला गया, जिसमें हरिजन, यहां आप देखिए हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की शाखाएं भी बिहार में खोला गया था और बिहार में इसके दो महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे बाबू जगजीवन राम और जगलाल चौधरी। इन दो लोगों ने हरिजन सेवक संघ के माध्यम से बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्य को संपन्न किया था। साथियों, यह जब आंदोलन चलाया गया, शुरू किया गया, अब यहाँ परिणाम हम लोग लिखे हैं। जब यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ तो अंग्रेजी सरकार जो है पूरी तरह से त्रस्त हो गई। इसलिए हो गई कि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को चला रही थी। तो कांग्रेस नामक संगठन नाकों में दम किए हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इसी कांग्रेसियों के चाल की वजह से हुआ था, लेकिन अब वह लोग भी अपने मांग को धीरे धीरे बढ़ाने लगे थे। तो मुस्लिम लीग भी आंदोलन कर रही थी और 1920-21 में भारत में साम्यवादी दल की भी स्थापना हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी, और 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हो गई। मतलब अब साम्यवादी आंदोलन भी शुरू कर दिया गया और उसके बाद समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ निकल करके आए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव जो है वह स्पष्ट दिखाई देने लगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है कि वह कांग्रेस में रहते हुए भी समाजवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। और इसके सबसे विख्यात नाम है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। यह समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े चिंतक और समर्थक थे। मतलब सरकार जो है विभिन्न प्रकार के आंदोलनों से परेशान हो गई और इसने तब 1930 में क्या किया, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर दिया। तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कांग्रेस जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। तो कांग्रेस जब शामिल नहीं होती है गोलमेज सम्मेलन में, तो इसको बिना दुल्हा का बारात कहा गया। जिस बारात में दुल्हा नहीं हो उस बारात का महत्व कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दुल्हा के रूप में था कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी थी, सभी संप्रदाय सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर के चलने वाली थी। और यही जब शामिल नहीं हुई तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया गया। अब यह मनाने का प्रयास किया जाने लगा कि गांधी जी यह आंदोलन जो है वह समाप्त कर दे, और जब गांधी जी आंदोलन को समाप्त करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मतलब बिहार में भी यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तब समझौतावादी नीति की तरफ अंग्रेजी सरकार बढ़ती है, और बढ़ती है तो क्या होता है, एक यहाँ डेट आएगा
और यह डेट है 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हो जाता है। इस समय इरविन भारत के वायसराय थे और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी इस समझौते के तहत कुछ समय के लिए आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। बिहार में भी कुछ समय के लिए स्थगित होता है और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था जेम्स पैलेस में, साथियों, और यह सम्मेलन भी असफल हो गया क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना सांप्रदायिकता की बात वहां पर रख दिए कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाए, तभी हम लोग इस बात को मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। गांधी जी नाराज हो गए और इस प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। गांधी जी फिर वापस आए और वापस आकर के पुनः समन्वय आंदोलन को शुरू कर दिया। लेकिन जब पुनः आंदोलन शुरू किया गया तो जो जोश खरोश भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में समन्वय आंदोलन में था वह दूसरे चरण में दिखलाई नहीं पड़ता है। इसीलिए धीरे धीरे यह आंदोलन अब शिथिल पड़ने लगा था और बिहार में मई 1933 में इस आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया गया। गांधी जी ने पूर्ण रूप से 1934 में इस आंदोलन को समाप्त घोषित किया, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कुछ समय के लिए राजनीति से अलग हो गए। तो साथियों, परिणाम में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस आंदोलन के परिणाम में असफल। यह आंदोलन भी जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, यह आंदोलन भी असफल हो गया। अब गांधी जी का यह आंदोलन असफल हो गया तो गांधी जी ने स्थगित किया था, लेकिन यहाँ पर भी नारा दिया था कि रचनात्मक कार्यक्रम को जारी रखना है। साथियों, यह आंदोलन बिहार में भी एक तरह से असफल हुआ, लेकिन जब लिखा जाता है परीक्षा में तो जोड़ करके लिख दिया जाता है कि भले ही यह आंदोलन असफल हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने पुनः एक बड़े आंदोलन का आधार तैयार किया और वह बड़ा आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन था। तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन से हम लोगों का महत्वपूर्ण तथ्य था। अगर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न अगर आपको पूछता है तो आपको प्रश्न में सही सही जवाब देना है। आपको गलती जो है साथियों नहीं करना है। कुछ पॉइंट ही तो है जो महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है चौकीदारी करते, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने लिखा है नंगा हड़ताल, तो यह छपरा जेल मैंने यहाँ लिख दिया है और यह भी पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यह दो मुख्य पॉइंट जो है वो आ रहा है। उसके बाद हरिजन सेवक संघ में यह बहुत चर्चित नाम है बाबू जगजीवन राम, तो यह पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर दिनांक जो है वह याद रखना, जैसे 2 वहां पर रखना था इसके पहले में जो मिटाया गया, और इसके बाद 5 मार्च 1931 में जो गांधी इरविन समझौता होता है यह पूछ दिया जाता है। इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो गांधी इरविन समझौता का व्यापक रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट निकल करके सामने आया, कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु था गांधी इरविन समझौते का
कि इस आधार पर गांधी जी मान गए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो आपने देखा कि बिहार ने प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में हर मौके पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, विशेषकर प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का एहसास कराया और वह एहसास सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी दिखलाई पड़ता है। इसके बाद हम लोग एक और आंदोलन पढ़ेंगे और वह होगा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। मैंने पहले भी कहा कि अब हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ हैं बिहार के इतिहास में, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक दो चैप्टर और देखेंगे, इधर उधर का होगा तो मिला करके आप लोगों के सामने जो है मैं प्रस्तुत करूंगा कि क्वेश्चन कोई भी किसी भी प्रकार का आपसे छूटे नहीं और आप 100% जो है इतिहास का क्वेश्चन परीक्षा में बना करके आए और आपका रिजल्ट हो। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी के इस चैनल को, इस बड़े मंच को लाइक कर दीजिए, आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जो है वह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। इसी मन के साथ आप पढ़िए, आगे बढ़िए और जॉब लीजिए, बीपीएससी में अधिकारी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना साथियों।